10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश विद विमल सर के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में। एक बात पहले आप इसमें देख लीजिए कि इस वीडियो को हमने इंग्लिश और हिंदी में मिलाकर बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का मतलब क्या है? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आप सीखेंगे इंग्लिश की वो मूल बातें जहाँ से इंग्लिश की शुरुआत होती है। इंग्लिश को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जिस भाषा को हम सीख रहे हैं उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हमें पहले क्या जानना है। चूँकि ये कोर्स बेसिक से है, इसीलिए आपका फर्स्ट वीडियो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से ही स्टार्ट होगा। तो इंग्लिश में सबसे पहले हमें स्टडी करनी होती है, जानना होता है। जो हम जानते हैं पहले वो है लेटर। इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर का मतलब होता है हिंदी में अक्षर या वर्ण। इंग्लिश भाषा में ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। यही अक्षर हमें शब्दों के रूप में जो कुछ हम आज इंग्लिश में जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सभी इन्हीं अक्षरों से बना होता है। तो कहीं ना कहीं ये अक्षर ही शब्दों का निर्माण करते हैं। इन्हीं लेटर्स को हम जब देखते हैं अलग अलग तो हमें ये 26 मिलते हैं। आगे आपका पॉइंट है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है वर्णमाला। वही 26 लेटर्स जब अलग अलग होते हैं तो उनका नाम लेटर्स होता है, और अगर उन्हें मिला दिया जाए, एक ग्रुप बना दिया जाए 26 का, तो उनका नाम वर्णमाला हो जाता है या इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए आप, एक टीम में अगर हमने कहा टीम तो टीम तो एक होती है। अगर हमने कहा प्लेयर्स तो उसमें हमें 11 प्लेयर्स गिनने को मिल जाते हैं। सेम एज़ अगर आप अल्फ़ाबेट्स कहते हैं तो समझिए आपने एक ग्रुप का नाम लिया है, न कि 26 को अलग अलग डिफ़ाइन किया है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स एक ग्रुप का नाम है, वो कितने नहीं, वो एक ही होता है। उसमें लेटर्स होते हैं 26। सो अगर क्वेश्चन कभी मिलता आपको है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो आप बताएंगे अल्फ़ाबेट्स एक है, वो एक ग्रुप होता है, उसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स हो गया। अब समझिए आप कि नेक्स्ट आपका है पार्ट, वो है अल्फ़ाबेट्स को दो भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है वॉवेल। वॉवेल क्या है? अब वॉवेल को आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि वॉवेल मतलब स्वर होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब आप समझिए पहले कि आपने इनका नाम सुना है, ए ई आई ओ यू। अब आपने इनका काम सुना है। वॉवेल का काम क्या होता है? वॉवेल का काम होता है किसी भी लेटर को अगर आप बोलना चाहते हैं, उसका उच्चारण करना चाहते हैं, तो ये उनकी हेल्प करता है उनका उच्चारण करने में। बिना वॉवेल के किसी भी अक्षर को आप बोल नहीं सकते। जैसे अगर आपको बी बोलना है तब भी उसमें ई का साउंड आपको वॉवेल से ही हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी आप ई का साउंड वहाँ पर रख कर बी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तो टोटल कॉन्सोनेंट्स अगर आप 5 वॉवेल को निकाल देते हैं तो जो आपके पास लेटर्स में 21 बचता है वो कॉन्सोनेंट होता है। यही वॉवेल कॉन्सोनेंट मिलाकर आपके अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं। अब ये 21 जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इन कॉन्सोनेंट्स के सहारे हम शब्दों को बनाते हैं, और बीच में हम जैसे हिंदी में मात्रा की हेल्प लेते हैं वैसे ही वॉवेल्स की हेल्प लेकर हम वर्ड्स को बनाते हैं, शब्दों को बनाते हैं। सो कॉन्सोनेंट वो हैं जो कहीं ना कहीं बेसहारा होते हैं, जिनको सहारा मिलता है वॉवेल का, जिससे वो वर्ड को बना सकते हैं, साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब उच्चारण कर सकते हैं। तो ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट का काम हुआ। नेक्स्ट आपका है वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं। वर्ड कहीं ना कहीं लेटर्स को जोड़ने पर ही बनता है, मतलब अक्षरों को जोड़ने पर हम शब्द का निर्माण करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि शब्द वो होते हैं जिनसे अर्थ प्राप्त हो। ये नहीं कि किसी भी लेटर को आपने आपस में जोड़ दिया और वो वर्ड बन गया। वर्ड हम उसे कहते हैं जिसके पास खुद की एक मीनिंग हो।
जैसे अगर आपने ART आर्ट 3 लेटर को जोड़ा, ART आर्ट बन गया। सो ये आर्ट के पास एक मीनिंग है कि आर्ट का मतलब कला होता है। अगर उसको चेंज करें RAT कर दीजिए तब भी एक वर्ड बना, RAT रैट हुआ। लेकिन अगर वही आप TRA कर दीजिए, TRA, या RTR कर दीजिए या ATR कर दीजिए, इन सब में भी 3 लेटर्स होते हैं लेकिन इनके पास कोई भी मीनिंग नहीं होती, इसलिए आप इनको वर्ड नहीं कह सकते। तो वर्ड कहने का मतलब होता है उसके पास खुद की एक मीनिंग होनी चाहिए। सो ये वर्ड की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है फ्रेज़। आगे आपको जो पढ़ने को मिल रहा है फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस आपको आगे मिलेगा पढ़ने को। इन तीनों को आप ध्यान दीजिए क्योंकि फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस में स्टूडेंट्स मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं और लगभग आप ये भी जान लीजिए कि आप मैक्सिमम को ये पता नहीं होता कि फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस में क्या है डिफरेंसेस। सो फ्रेज़ की हिंदी होती है वाक्यांश। इसका मतलब 2-3 शब्दों का एक समूह। अब समझिए कि फ्रेज़ को कैसे अब जानेंगे कि वो फ्रेज़ है कि क्लॉज है कि सेंटेंस है, इसको हम समझ लेते हैं। फ्रेज़ 2-3 शब्दों से बना एक समूह होता है जिसके पास पूरा अर्थ नहीं होता, वो एक अर्थ का टुकड़ा बस देता है आपको। जैसे अगर एक सेंटेंस कहा जाए आई प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, तो ये इन इवनिंग ये क्या है, शाम को, शाम को, यही इतना पार्ट फ्रेज़ है। जैसे मैंने कहा ही लिव्स बिसाइड माई होम, सो बिसाइड माई होम ये पार्ट फ्रेज़ है। सेंटेंस का वो पार्ट आप समझिए कि इसमें लगभग प्रीपोजिशंस के साथ में ये आते हैं, इन, ऑन, एट, बाय, बिसाइड ऐसे वर्ड्स के साथ में आते हैं और सेंटेंस में लगे होते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में, ये फ्रेज़ कहे जाते हैं। ये केवल एक टुकड़ा ही सेंटेंस का हमें देते हैं। सो नेक्स्ट है क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। क्लॉज की खास बात यह है कि फ्रेज़ को आपने पढ़ा तो फ्रेज़ में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की बात नहीं की जाती, खाली वो 2-3 शब्दों का एक ग्रुप होता है। लेकिन क्लॉज की जब हम बात करते हैं उसका नाम होता है उपवाक्य, वो वाक्य की तरह होता है। इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन सेंटेंस की तरह ये नहीं होता, इसके पास कंप्लीट सेंस नहीं होता, पूरी सूचना क्लॉज नहीं दे सकता। इसे आप समझिए क्यों नहीं दे सकता ये, क्योंकि ये सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। एक सेंटेंस में 2-3 क्लॉज मिलकर आते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। तो क्लॉज एक सेंटेंस का टुकड़ा हुआ, वो पूरा सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आपका पार्ट है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। ये शब्दों का समूह होता है। अगर आप डेफिनेशंस की बताएंगे तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sentence is called sentence. It starts with a capital letter and ends with a full stop. So sentence की definition कहती है कि ये एक शब्दों का समूह होता है और इससे पूरी सूचना प्राप्त होती है। हमेशा जब सेंटेंस स्टार्ट होता है इंग्लिश में तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल फॉर्म में होता है और जब ये ख़त्म होता है तो लास्ट में एक फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगता है। ये सेंटेंस की परिभाषा है, ये हमेशा पूर्ण सूचना देता है। नेक्स्ट सेंटेंस के पार्ट को समझिए। सेंटेंस के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया एंड ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। आप इसे आगे सही से डिटेल में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट की बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं, मैंने कुछ डेफिनेशंस को उसमें से चूज़ करके रखा हुआ है। सब्जेक्ट की पहली डेफिनेशन है डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी क्रिया को करने वाला करता होता है। समझिए, जिसके द्वारा सेंटेंस में कार्य हो रहा हो, जो कार्य को कर रहा हो, वो होता है आपका सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। इस सेंटेंस में राधा एक मधुर गीत गा रही है, जो गा रही है वो है राधा, तो सेंटेंस की सब्जेक्ट राधा हुई। ठीक है, उसी के द्वारा कार्य का होना दिखाया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है द सेंटेंस इज स्पोकन अबाउट होम विच इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके बारे में सेंटेंस बोला जा रहा है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर सेंटेंस में देखा जाए माई चेयर इज़ न्यू, ये एग्जांपल आपका है, माई चेयर इज़ न्यू। इस सेंटेंस में चेयर के बारे में बताया गया है कि मेरी कुर्सी नई है। सो जिसकी बात हो रही है वो है मेरी कुर्सी, तो ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हुई। नेक्स्ट डेफिनेशन है द वर्ड प्लेस्ड बिफोर वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। नॉर्मल सेंटेंसेस में
मेन वर्ब के ठीक पहले जो प्लेस मिलता है वो प्लेस हमेशा सब्जेक्ट का होता है। जैसे एक सेंटेंस में कर्ता क्रिया कर्म अगर आप बोलते हैं, आपने सुना भी होगा कर्ता क्रिया कर्म, तो क्रिया से पहले आने वाला कर्ता होता है। यही इसकी डेफिनेशन कहती है, द वर्ड प्लेस्ड बिफोर वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो वर्ब से पहले रखा जाता है वो कर्ता होता है। एग्जाम्पल, माई एल्डर ब्रदर इज़ अ टीचर। माई एल्डर ब्रदर इज़ अ टीचर में देखिए कि मेरा बड़ा भाई एक अध्यापक है। इसमें बात हो रही है बड़े भाई की, तो एक डेफिनेशन ये भी कहती है जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। एक डेफिनेशन इसमें यहाँ देखिए कि इज़ के ठीक पहले, इज़ एक वर्ब है, तो इज़ के ठीक पहले अगर माई एल्डर ब्रदर लगा तो वो भी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। तो ये डेफिनेशन सब्जेक्ट की हो गई। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब की हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। वर्ब क्या है? वर्ब की डेफिनेशन होती है, अलग अलग डेफिनेशंस पे दी गई है। फर्स्ट देखिए, इट डिस्क्राइब्स एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, जो कर्ता के कार्य को बताती है, कर्ता के द्वारा होने वाले काम को दर्शाने वाली। मतलब कहीं ना कहीं वर्ब का मतलब काम ही होता है, तो जो कर्ता के काम को बताए कि काम क्या हो रहा है उसके द्वारा, वो होता है आपकी वर्ब होती है। एग्जाम्पल देखिए, राधा इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। इसमें राधा तो सब्जेक्ट थी, आपने पहले पढ़ा। अब वो जो काम कर रही है वो है सिंगिंग, तो ये उसकी वर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसका आपका वो डेफिनेशन देखिए, इट सेज प्रेजेंट कंडीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, जो किसी भी कर्ता की वर्तमान स्थिति को बताए वो भी वर्ब ही होती है। जैसे एक एग्जाम्पल है, माई चेयर इज़ न्यू, मेरी कुर्सी नई है। अब यहाँ पे है, हिंदी में है शब्द, इंग्लिश में इज़, ये बता रही है कि कुर्सी अभी भी नई है, मतलब उसकी प्रेजेंट कंडीशन ये है कि वो नई है। अगर मैं इसको पास्ट में कर दूँ, माई चेयर वॉज न्यू, मेरी कुर्सी नई थी, तब भी हमें ये जानकारी ही मिलेगी कि मेरी कुर्सी पहले नई थी, अब नई नहीं है। सो इससे जानकारी यही मिली कि अब वो नई नहीं है। सो ये वर्ब की डेफिनेशन हुई और एग्जाम्पल हुआ। आई थिंक आप क्लियर होंगे इस पर। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्शन, जो किसी क्रिया का पूरक होता है। मतलब समझिए कि ऑब्जेक्ट के लग जाने से एक क्रिया पूर्ण हो जाती है, जो एक क्रिया का पूरक हो। जैसे अगर हमने कहा वह पढ़ता है, तो ये पढ़ना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप उसे कोई चीज़ नहीं प्रोवाइड करोगे जिसको वो पढ़ सके। तो हमने कहा वो किताब पढ़ता है, तो ये जो किताब आपने लगाया जिससे उसका पढ़ना पूरा हुआ, किताब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक वैसे ही राधा इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग वाले एग्जाम्पल में देखिए, तो राधा सब्जेक्ट थी, इज सिंगिंग उसका काम था। जिस चीज़ को वो कर रही है वो है स्वीट सॉन्ग को गाना, तो स्वीट सॉन्ग ही उसकी वर्ब को पूर्ण कर पा रहा है। अगर स्वीट सॉन्ग ना हो तो उसका गाना जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। सो ये एग्जाम्पल आपका हो गया ऑब्जेक्ट का। तो इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल को आपने देख लिया। अब आप कुछ एग्जाम्पल को और देख लीजिए। जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें रेड कलर से सब्जेक्ट को दर्शाया गया है, ब्लैक से वर्ब को और पिंक से ऑब्जेक्ट को। आप एग्जाम्पल देखिए, राम इज़ प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। इसमें राम सब्जेक्ट, इज़ प्लेइंग वर्ब और फुटबॉल मैच ऑब्जेक्ट है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ। यू हैव डन अ गुड जॉब, दे आर एक्साइटेड फॉर द मैच, वी आर प्लानिंग फॉर द पार्टी टुनाइट, द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, शी विल कैरी माई ट्रॉली बैग। इन सभी एग्जाम्पल्स में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके दर्शाया गया है। सो आई थिंक आप इसमें डाउटफुल नहीं होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है इस वीडियो में तो आप चैट सेक्शन में जाकर हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।